नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं जनसत्ता के पूर्व ब्यूरो चीफ, हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी के पूर्व कार्यकारी संपादक और युग वार्ता पत्रिकार के सलाहकार संपादक मनोज मिश्रा जी। मनोज जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। नेपाल के जो जैन जी हैं, उसी तरह राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था अभी कि भारत के जैन जी को देखना चाहिए, लेकिन उसी दिन उन्होंने सुबह किया संभवतः 9-10 बजे और शाम को 3 बजे तक, शाम को जो भी है या मुश्किल से 4-5 घंटे के भीतर दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया, उसमें एनएसयूआई हार गई। और अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी की वैसे कुछ खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी एनएसयूआई हार गई। तो क्या ये सोचते हैं कि नेपाल के जैन जी जो हैं वो भारत के लोग सड़कों में उतरेंगे? क्या ये भारत के लोगों में भी इसी तरह सोच रहे हैं कि भारत में भी ऐसा होगा? क्या संभव भारत में? देखिए, हम लोग तो नेपाल के पड़ोस के रहने वाले हैं और नेपाल में हम लोगों की तमाम रिश्तेदारियां हैं। हाँ, हमारा भी उत्तराखंड बॉर्डर है पूरा। हाँ, हमारे यहाँ तो कोई घर ऐसा नहीं है जिसकी एक रिश्तेदारी नेपाल में न हो। हाँ, तो आधा मिथिला जो है वो बिहार में है, आधा मिथिला नेपाल में है। हाँ, मेरा अनुभव ये है कि राजशाही वहां जाने के बाद अब तक वो देश व्यवस्थित हो ही नहीं पाया। आगे कब तक व्यवस्थित, वहां के जो लीडरान हैं वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। जो यहाँ राहुल गांधी की स्थिति है वही स्थिति वहां के तमाम नेताओं की है। वो कभी तो कोई तो भारत के करीब चला जाता है जो स्वाभाविक है, कोई चीन के करीब चला जाता है भारत के खिलाफ, इस बीच में कोई अमेरिका की पहुंच जाता है वहां दलाली करने, और इसी बीच में एक तबका ऐसा भी है जो फिर से राजशाही की वापसी के लिए लग लेता है। लग गया। तो ये जो जैन जीन आंदोलन हुआ, मैं नेपाल गया नहीं, लेकिन जो अखबारों में पढ़ के और मीडिया में डर के मुझे लग रहा है वो केवल जैन जीन आंदोलन के चलते ये नहीं हुआ। इसके पीछे ये जो इतने सालों की नौटंकी है कि हर साल नया प्रधानमंत्री बन रहा है, इससे लोगों का गुस्सा है। क्योंकि कुछ भी, एक तो नेपाल ऐसे ही बड़ी गरीब देश है, दूसरे इस तरह की चीजों से वो तमाम संकटें वहां बढ़ती जा रही है लगातार, बेरोजगारी, अशिक्षा, और जो चीजें दिखती है वो राहुल गांधी अपने पर भी लागू करे ना, कि वहां लोगों को ये दिख रहा है कि इतने गरीब मुल्क का एक बार जो आदमी चुनाव जीत जा रहा है वो उसके बच्चे अमेरिका पहुंच जा रहे हैं, इंग्लैंड पहुंच जा रहे हैं। तो ये सब सारा वातावरण, वो देश इतना छोटा है, एक राज्य अपना जो जितना बड़ा है उतना बड़ा वो देश है। भारत अब 140 क्या, अब तो 150 करोड़ के आसपास का, यहाँ से उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। वो 3 करोड़ उसकी कुल पॉपुलेशन है। 2021 की जो जनगणना है 3 करोड़ जी, तो 3 करोड़ तो दिल्ली की आबादी है। एनसीआर दिल्ली। तो बिहार और यूपी तो छोड़ दें आप, वो तो बड़े बड़े राज्य हैं। मेरा मानना ये है कि एक तो यहाँ का जो शासन की बनावट है ऐसी, यहाँ इस तरह के कोई आंदोलन हो ही नहीं सकते। जैसा 1974 में आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन की भी उसी तरह से पृष्ठभूमि बनी थी जैसी पृष्ठभूमि नेपाल में बनी, लेकिन उसके लिए भी बड़े लंबे इंतजार के बाद, और फिर खुद इंदिरा गांधी ने, वो जैसे हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनको हम सब बड़ा आदर करते हैं, उन्होंने एक दिन, राम बहादुर राय जी, उन्होंने अपने भाषण में कहा, और वो मुझे लग रहा है कि वो बड़ा एप्रोप्रिएट लाइन है इमरजेंसी के लिए, कि एक डरी हुई महिला देश को डराने के लिए देश पर इमरजेंसी लगा दी। डरी हुई महिला देश को डराने के लिए इमरजेंसी लगा। तो उसी तरह से हुआ, इसलिए ये सारा रिवोल्ट हुआ। आपको पता है ना कि इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ तो 80%, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 80% जनता दल से जीते हुए जो एमपी हैं वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं था कि पैसा कहां से आएगा, कार्यकर्ता कहां से आएंगे। लेकिन वो ऐसा, इमरजेंसी में इतने अत्याचार हुए और उससे पहले ऐसी भूमिका बनी कि देश खड़ा हो गया और उसे जिता दिया। ऐसी स्थिति यहाँ अभी नहीं है। नरेंद्र मोदी की बड़ी भारी फॉलोइंग है, वो कोई पुलिस वाले उनकी सभा में नहीं खड़े होते, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बताइए, अरुणाचल की सभा में भी हजारों लोग दिख रहे थे, नागालैंड और उसकी सभा में भी लोग पहुंच जा रहे हैं। तो इसलिए उसकी तुलना आप जैन जीन आंदोलन से नहीं कर सकते। हाँ, मैं भी इसमें बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो हिमालय लोग यूट्यूब चैनल है वो नेपाल में बहुत पॉपुलर है
और कम से कम मेरे पास 50-60 लोगों के वहाँ के फ़ोन हैं। तो मेरे साथ उन लोगों के भी संपर्क थे, उन लोगों के फ़ोन है जिन्होंने वहाँ की पार्लियामेंट को जलाया। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्यों जलाया तुमने? तो मेरा उनका ये सीधी-सी बात थी कि एक तो वो तात्कालिक तो था ही कारण। देखिए इसमें कैसे ये किधर जाएगा, मैं लाइन इसलिए बता रहा हूँ पूरी बात कि पहले तो ये था कि तात्कालिक कि उन्होंने जो 26 ऐप पे पाबंदी लगा दी थी कि भाई हम ही व्हाट्सएप और वो बंद कर दे तो हम भी कितने परेशान हो जाएंगे। दूसरा जब वो विरोध किया तो उन्होंने बच्चों पे गोली मार दी, छोटे छोटे, मेरे पास ऐसी फोटो आई कि वो स्कूली बच्चे वर्दी में और उनके सिर पे यहाँ गोली गोली लगे, उसका जो विद्रोह हुआ। और उसमें एक बड़ा कारण था भ्रष्टाचार और नेपो किड्स, ये जो नेताओं के बच्चे। अब आप देखिए नेताओं के बच्चे जो भारत की बात करेंगे तो कांग्रेस में तो बच्चे बच्चे हो रहे एक दूसरे के कितनी पीढ़ियों से। ये सब इंडी जो गठबंधन है उसमें तो ज्यादातर वही है, जो मेरा बच्चे तो खैर बीजेपी में, मेरा कहने का मतलब है कि जो पूरी सत्ता के टॉप में आ जा रहे हैं, पार्टियों को संभाल दे रहे हैं। वैसे तो चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है और नीचे से आए तो कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी यदि कार्यकर्ता के तौर पे कांग्रेस में आते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीधे अध्यक्ष बनते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस तरीके की बात नेपाल में आई। तीसरा था भ्रष्टाचार। ओली का ये कहते हैं कि ओली और इन्होंने इतना इतना पैसा कमा दिया, ओली हो चाहे दयाल हो चाहे देबुआ हो, जो होटल जला था वो कहते हैं देबुआ के बेटे ने खरीद लिया था क्यों, इसलिए ये लोग, तो वो तात्कालिक रिएक्शन इतना हुआ। लेकिन भारत में यदि देखें तो भ्रष्टाचार तो 2004 से 2014 में कितना था, इस्लामिक ताकतें भारत को कितना लहूलुहान कर रही थी, 2G 3G पता नहीं कितने घोटाले हुए। तो इन चीजों को ये लोग भूल क्यों जाते हैं, ये देवेंद्र यादव टाइप जो लोग राहुल गांधी को इस तरह की एडवाइस दे रहे हैं कि मतलब हम तो साफ है, दूसरा ही भ्रष्ट है, ऐसा कैसे होगा? नहीं, सबसे बड़ी तो बात जो आपने कह दी कि भाई प्रधानमंत्री पर आप उंगली नहीं उठा सकते। हाँ। भाई उनकी काम करने के तरीके पर आप असहमत हो सकते हैं, हाँ, उनकी प्राथमिकताओं से आप असहमत हो सकते हैं। आप कैसे ये नहीं स्वीकारेंगे कि इस देश में जिन गांवों में बरसात में बैलगाड़ी के अलावा कोई साधन नहीं जा सकता था, वहां आज मर्सिडीज कार जा रही है। हाँ, जितनी मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, जितनी बत्ती यहाँ बिजली रहती है उससे ज्यादा मेरे गांव में रहती है। रसोई गैस के सिलेंडर जितनी आसानी से गांव में मिल रहे हैं, नल से जल और पता नहीं क्या क्या, कुछ में गड़बड़ी भी हुई है, शौचालय में गड़बड़ी, मकानों में गड़बड़ी, लेकिन दिख तो रहा है। भाई ये क्षमता तो हुई है कि 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। हाँ, और फिर भी देश कंगाल नहीं हुआ है। अब जीएसटी वाला भी हो गया और जीएसटी ने तो कमाल कर दिया। भाई ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आज मैंने एक दवा खरीदी मंगवाई तो मैंने उससे कहा कि भैया क्या, तो अपना कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। मतलब इतनी मतलब पॉजिटिव हवा बनी है इस जीएसटी से कि लोगों को लग रहा है सब चीज सस्ता हो गया। तो अभी दिवाली का पर्व आना है, छठ आना है, सारे भैया दूज आना है, सारे पर्व त्योहार आने हैं। तो आप हो सकता है आपकी प्राथमिकताएं, आप उसकी नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार की प्राथमिकताओं से आप सहमत ना हो, लेकिन उनके नेताओं पर कहाँ कोई भ्रष्टाचार किसी को बर्दाश्त कर रहे हैं? एक स्पॉट अगर किसी पर लग गया तो दूसरे दिन दिखता नहीं है, दिखता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कई ऐसे नेता हैं जिनको मैं जानता हूं, आप जानते हैं, उन पे कोई आरोप लगा उसके बाद उनको उन्होंने विदाई कर दिया। बिल्कुल विदाई क्या, ये कितनी जी हुए। एक और बात है कि इस चीज को कोई देख नहीं रहा है कि आपको याद होगा कि 2004 से 2014 के दौरान आप लिस्ट उठाइए कि कितने आप पे ये जो आतंकवादी घटनाएं हुई थी, लेकिन पाकिस्तान पर एक बार भी हमला नहीं हुआ, यहाँ तक कि बोला तक नहीं गया उस तरीके से। और अब यहाँ 2-3 हो गए, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले बालाकोट हुआ, उरी में हुआ था सर्जिकल। तो इस तरीके के एक मानसिकता के लोग के मंदिर में तो है ही ना कि भाई अब ये आदमी पाकिस्तान को ठोक दे सकता है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ये कांग्रेस का होता है या राहुल गांधी होते, ये अटैक? सवाल ही नहीं। देखिए जो 10 फैसले हुए हैं, हाँ, मैंने 370 हटाना, अयोध्या में कोर्ट के ऑर्डर के बाद मंदिर बनवाना, आप 3 तलाक पे रोक लगवाना, तमाम ये जो अपने पर जिसने हमला किया उसको घर में घुस के उसके देश में जाके, अब तक सुनते थे कि मेरी मंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साबित किया कि भारत भी कर सकता है।
वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। अपने देश के ऐसे पर्यटकों को मारा गया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने जो किया उसकी जितनी सराहना की जा कम है। ऑपरेशन सिंदूर करके और उनको ये जता दिया। और आपकी जानकारी में होगा कि जो पीए को है, आप किसी दिन सुनिएगा, राजनाथ सिंह का बयान में नहीं कह रहा हूं, हो गए कि हमें भारत से जोड़ो। पहले वहां आंदोलन होते थे कि हमें आजाद करो, इसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और हम लोग कहते हैं पास पाक की कब्जे वाली। आप सुनिएगा किसी दिन वहां इसके लिए आंदोलन, जैसे वहां जंजीर आंदोलन नेपाल में हुआ, उस तरह का वहां आंदोलन होगा कि हमें भारत से जोड़ो। क्योंकि भारत की भूमिका और भारत के जो शौर्य है उसमें प्रधानमंत्री ने लगातार बढ़ोतरी की है, इसमें कोई बहस नहीं हो सकता। ये झूठी दलील लोग देते हैं कि कहने के लिए कि साहब वो हमारा भी वहां जाके प्लान, अरे जब लड़ाई होगी तो हमारा भी तो कुछ नुकसान होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होगा, जब आप लड़ेंगे तो क्यों नहीं। तो अंत में एक चीज और जाननी थी कि आज तक हमने भी कई एलओपी देखे, जब हम पार्लियामेंट कवर करते रहे या पहले भी पढ़ते रहे जब लोकल रिपोर्टिंग में थे, तो ये जो अद्भुत एलओपी है जो प्रधानमंत्री के लिए तू तरह की भाषा करते हैं, ये ऐसे कैसे, मतलब एक जिसको हम नेहरू परिवार की बात करते हैं, उनका विरासत का व्यक्ति ऐसी तू तरह की भाषा कैसे करने लग गया, ये थोड़ा समझना था, ये कैसे हो रहा है। नहीं, हम लोगों ने इंदिरा गांधी को, ये मैंने नेहरू जी को नहीं देखा, हाँ, लेकिन इंदिरा जी को बोलते हुए सुना। बिल्कुल, राजीव गांधी और सोनिया गांधी को तो पार्लियामेंट में भी सुना। सवाल ये कि वो लोग भी कभी भी असभ्य भाषा नहीं बोलते थे। एक आध शब्द सोनिया गांधी ने कभी प्रधानमंत्री के बारे में नेगेटिव बोला, जिसके लिए बाद में वो चुप्पी लगा गई। हाँ, लेकिन इन्होंने तो सीमाएं तोड़ दी। सीमाएं, उसको लोग मारेंगे, भीड़ में जाएगा तो उसको मारेंगे। अरे प्रधानमंत्री के लिए तुम कह रहे हो, हाँ, इसको डंडे मारेंगे, पीठ पे पार्लियामेंट में मारेंगे, वो चोर है। अब अरे तेरी जरा, आप साबित क्या करना चाह रहे हो आप? मैंने कुल मिला के हरीश जी, हालत ये है कि कांग्रेस अब उन्हीं राज्यों में बची है जिस राज्य में उसने किसी तीसरे दल को मजबूती से पकड़ रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, या भाजपा की स्ट्रेटेजिकली कुछ राज्यों में, उत्तराखंड, हिमाचल या 2-4-5 राज्य ऐसे हैं जहां कोई तीसरा मजबूत दल नहीं बन पाया, वहां भाजपा ने अपनी सुविधा या जो भी कह लीजिए, या भाजपा की अपनी कमजोरी वहां खड़े। नहीं तो सारे बड़े राज्यों से कांग्रेस की विदाई हो चुकी, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, सारे झारखंड, सारे राज्यों से विदाई हो चुकी है। तो इसलिए दिल्ली में देखिए, एक चीज दिल्ली में मजेदार देखिए बात, कि कांग्रेस की जो वोट चोरी करती, वो आम आदमी पार्टी ने कर दी थी, और आम आदमी पार्टी की चोरी हो गई अब बीजेपी, मतलब जो जीत गई। मतलब, और मुख्य तौर पर दिल्ली की बात हम करें तो यहाँ राहुल गांधी कहीं बात ही नहीं कर रहे अपनी पार्टी के वोट जो खिसक गया, जिसको उन्हीं के शब्दों में चोरी कह लेते हैं। इसका क्या हो रहा है, या तो कुछ कर ही नहीं पा रहे वो दिल्ली में। ये दिल्ली में तो एक भी बड़ा कार्यक्रम, मतलब जो चुनाव नतीजे आए 2025, अभी जो विधानसभा चुनाव हुए, हाँ, तो कांग्रेस के लोगों ने खुशियां मनाई कि आम आदमी की विदाई हो गई। हाँ, तो आम आदमी की कहाँ विदाई हुई? वो तो अभी भी भाजपा के सामने खड़ी है। भाजपा की सरकार बनी, आप कहाँ हैं? आप तो सोचो, आप सॉरी, एक भी बड़ा कार्यक्रम आप नहीं कर पाए सरकार के खिलाफ। भाई अब तो 6 महीने हो गए सरकार बने हुए दिल्ली में, तमाम तरह की कमियां हमें आपको दिख रही है, उनको नहीं दिख रही है। मैंने जिस राजीव भवन, जो दिल्ली का कार्यालय है कांग्रेस का, वहां अभी हाल फिलहाल तक, शीला दीक्षित के जाने तक, विदा होने तक, वहां हर समय दफ्तर गुलजार रहता था। 100-200 लोग इकट्ठे रहते थे, सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की बड़ी तादाद रहती थी। अब वहां जाके देख लीजिए, सन्नाटा गूंजता है। भाई जिस देवेंद्र यादव को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उनको न बोलने आता है, न चलने आता है, न लोगों को साथ लेके। मेरा मानना ये है कि कांग्रेस में प्रतिभाओं की कमी न थी, न है, न रहेगी। बिल्कुल, हाँ, ये तो 100 साल पुरानी पार्टी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्य तक उसके कार्यकर्ता हैं। दिल्ली में भी नाम गिनाना शुरू करें तो भाजपा से ज्यादा उसके प्रमुख लोग मिल जाएंगे। हाँ, आपको किसी को भरोसा ही नहीं है। आपने 15 साल सरकार किए, कई मंत्री हुए, कई एमएलए हुए, कई संगठनकर्ता हुए,
किसी को तो आप सामने ले आते, बिल्कुल किसी को ले आ नहीं रहे। कांग्रेस 4%, 5%, आपको निर्दलीय जैसी हालत हो गई बिल्कुल। कि जैसे निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। अच्छा, दिल्ली में भी क्या करें कि जो देवेंद्र यादव थे उनको उत्तराखंड का प्रभारी बनाया था, अब वहां भी ये निपटा गए वहां पार्टी, और फिर उनको यहाँ स्टेट में ले आए। ये गजब बात करते हैं ना, मतलब कुछ ही लोगों में आप बांट रहे हैं। तो चलिए वो तो जाने, लेकिन अब क्या लगता है आपको कि क्या ये जो इनका वोट चोरी का अभियान चल रहा है बिहार में क्या करने वाला है? बिहार में इन्होंने बड़ी यात्रा निकाली, बिहार में क्या हो रहा है? देखिए, बिहार वैसे देश का भी वही हाल है, लेकिन बिहार में तो जातिवाद चरम पे है, हाँ। पहले से भी रहा है। वहां मुकाबला जो तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव के सुपुत्र, उनकी अगुवाई में महागठबंधन और एनडीए में होना है, ये तय है। इसमें कांग्रेस वही कुछल्ला बनेगी, 17 सीटें पिछली बार जीती थी, हो सकता है उसी के आसपास 17 के 27 के बदले उनको कुछ और टिकटें दे दें आगे पीछे करके, लेकिन कांग्रेस वहां कोई ऐसी भूमिका में न थी न रहने वाली है। हम जो पढ़े लिखे, मैं तो बिहार का हूं ओरिजिनली, मैंने 4 बड़े नेताओं का नाम बताई तो मैं नहीं बता पाऊंगा जो वहां सक्रिय है। 17 जो एमएलए बने हैं उसमें से 2-3 के अलावा किसी का नाम मुझे नहीं पता, तो इसलिए वहां भी कोई उपस्थिति नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की सभाओं में जो वहां भीड़ दिख रही है, वो पूरी की पूरी भीड़ तेजस्वी यादव की है। वो उन्हीं इलाकों में जा रहे हैं जहां उनका एमओआई कॉम्बिनेशन, ये लोग वहां भी सांप्रदायिकता, यही बार बार असल में धोखा खाने के बाद भी नहीं संभल रहे हैं। सांप्रदायिकता के आधार पर आप चुनाव करेंगे तो बीजेपी से मुकाबला कर ही नहीं सकते, आपको विषय बदलना होगा। एंटनी कमेटी ने ये कहा था 2014 में, जब इनकी हारने के बाद रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि आपने अल्पसंख्यकवाद किया और बहुसंख्यकों को की उपेक्षा की, इसलिए कांग्रेस हारने का बड़ा कारण था। और कांग्रेस ने उससे कोई सबक नहीं सीखा, खासतौर पर राहुल गांधी ने नहीं सीखा ना। आज हमें मतलब वो एक कम्युनिस्ट नेता से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे श्रीपाद अमरीक डांगे को लोगों ने चलने नहीं दिया, हाँ। और बाकी कम्युनिस्टों ने कभी यहाँ की रियलिटी समझी नहीं, इसीलिए वो हाशिए पर चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आप देख लेना, अगर प्रधान नरेंद्र मोदी स्वस्थ रहे और 2029 के चुनाव में भी अगर वो प्रधानमंत्री के दावेदार रहे, तो 29 में भी राहुल गांधी या किसी और के चांस मुझे तो नहीं लग रहे हैं अभी से, नहीं लग रहा। हाँ। क्योंकि जो वातावरण बना है उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि किसी और के लिए अभी कोई गुंजाइश है, वहां कोई वैकेंसी है। अंत में मुझे ये जानना है कि राहुल गांधी का ये जो ये वोट चोरी का या परमाणु बम, अणु बम, हाइड्रोजन बम, पता नहीं क्या क्या बम, ये अभियान और जेनजी के लिए आह्वान, जिसका नतीजा क्या होने वाला है भारत में? ये कुछ बुद्धिजीवी जिनको हम कहते हैं, या कुछ लोग जो नरेंद्र मोदी के विरोधी लोग हैं, उनके ये मनोरंजन का साधन है, और हमारे आपके जैसे पत्रकारों के लिए एक ये विषय है। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि वोट चोरी से कोई आम आदमी प्रभावित होने वाला है इस मुद्दे से, और नहीं इस पे वोट डलना है। वोट तो उन्हीं मुद्दों पर डलेंगे जिस पर डलते रहे हैं, कि जातिवाद, डेवलपमेंट के काम, बाकी चीजों पर ही वो तात्कालिक इश्यू जो भी होंगे। हाँ। बस। लेकिन एक चीज और देखने की बात है कि इधर सोशल मीडिया में कांग्रेस ने बहुत अच्छी अपनी पहचान या पकड़ बना ली है, मौजूदगी दर्ज करा दी है। जैसे कभी कुछ समय तक बीजेपी का एक छत्र राज था, तो अब कांग्रेस भी आ गई। तो क्या कांग्रेस को यही देख के लग रहा है कि वो लोगों के बीच भी इसी तरीके से घुस गई है जैसे ये जो सोशल मीडिया में आई है? क्या गलतफहमी हो गई है कांग्रेस को इस तरीके? नहीं, वो तो गलतफहमी है। असल में देखिए, पैसे की कमी न भाजपा को है न कांग्रेस को। हाँ। जिस तरह से कांग्रेस को, भाजपा को अफराद पैसे आ रहे हैं, हाँ, सत्ता में होने का लाभ मिला है, उसी तरह कांग्रेस को सत्ता में न होते हुए भी है। दूसरा, कांग्रेस की अभी भी सरकार तो है ही ना 2 जगह, भाई कर्नाटक में है, हिमाचल में है, आंध्र में है, तीन जगह। हाँ, और एक झारखंड में भी है वो साथ में। आंध्र में नहीं है, आंध्र में तो नहीं, सॉरी, वो तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना। मान लीजिए 3 जगह सरकार है, तो थोड़ा बहुत ये लाभ तो है ही। और बाकी जैसे मान लीजिए झारखंड में सहयोगी हैं, तो इसका कुछ तो लाभ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर कुछ बदलाव ऐसा होता दिख रहा है। ये तो बस ऐसे ही है।
लोग प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये लग रहा था कि धीरे धीरे ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उनकी टीम नरेंद्र मोदी को परेशान करेगी और बराबरी में खड़ा करके दिखाएगी। ऐसा होता अभी नहीं। तो अंत में वैसे तो हमारा भी ये मानना है कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, सभी साथ के लेके चलती थी। हालांकि वो एक जातिगत जनगणना जातिवाद पे कर रही, वो रोहित वेमुला वाला भी आपको मालूम होगा, एक कानून बनाया उन्होंने जिसमें यूनिवर्सिटी में दलित, एससी हो गया, एससी एसटी अल्पसंख्यक और ओबीसी के खिलाफ कोई भी लड़का या वहाँ का जो यूनियन में काम कर रहा है या यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, उनके खिलाफ कोई भी शिकायत आई तो पहले यह है कि उनको 10,000 से 1 साल तक का जुर्माना है, 10 लाख तक मैक्सिमम है। ये जाति पे कर रहे हैं। तो कांग्रेस अब यहाँ तो चली गई। फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे, ये सोच कांग्रेस को सलाह कि उसको एक मजबूत विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को क्या सलाह देनी चाहिए? एक सलाह देनी चाहिए मुझे लगता है राहुल गांधी को। नहीं, मेरा मानना है कि मेरे जैसे आपके जैसे पत्रकारों के पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी को करीब से, बेकारी, जो गरीबी, भुखमरी, ये तमाम चीजें अभी भी खत्म तो हुई नहीं ना, अभी भी रोजगार के अवसर नहीं बढ़े। जो मुद्दे आम आदमी को छूते हैं, जिससे आम आदमी प्रभावित है, उन मुद्दों को आप उठावें, उन पर संघर्ष करें, उनके बीच जाए और उनसे कहें कि भाई आप हमें गाइड करो। तो इसलिए अगर राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोशिश करनी है और सत्ता पानी है केंद्र की, तो इसके लिए उनको सबसे बेहतर ये है कि जैसे उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पदयात्रा निकाली, गांव-गांव गए, घर-घर गए, इस तरह की ईमानदारी से, दूसरी यात्रा नहीं हुई, दूसरी यात्रा तो उनकी गाड़ियों में हुई। उनको ईमानदारी से राज्यों को चुनना है और वहां जाके जमे पड़े और वहां की समस्याओं का समाधान कराएं, तब जाके होगी। केवल आप वोट चोरी या कम्युनल राजनीति करने से मुझे नहीं लग रहा है कि आप नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे और देश की सत्ता पा पाएंगे। अच्छा, हाँ, एक चीज रह गई थी, उसको मैं बीच में डाल दूंगा। एक दिन मैंने ग्रुप को पूछा था, ग्रुप कि राहुल गांधी या जो लोग, ये दूसरे लोग जो भारत में भी उन दिनों उल्टी सीधी चीज लिख रहे थे, जेएनजी की बात, लेकिन यदि जेएनजी की उनकी तरह के लोग यदि मैदानों में उतरते हैं तो आपको याद होगा कि जब कोरोना हुआ था तो प्रधानमंत्री ने थाली बजाने को कहा, तो थाली बजाने के लोग सड़कों पे आ गए थे, खिड़की अपने घरों पे आ गए थे और बजाई थी। तो मैंने ग्रुप से पूछा कि क्या हो सकता है, तो उन्होंने लिखा, मैंने कहा क्या इनके पास तो लठ भी होती है, संघ के लोग या इनके लोग? तो उसने गजब जवाब दिया। उसने कहा कि यदि इस तरीके की हरकत किसी ने की सड़कों पर उतरने की, तो उनको याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी की एक आह्वान पर जब लोग थाली बजाने गेट पर आ सकते हैं, बालकनी पे, तो उनके आह्वान पर लठ लेके गली गलियों में आ सकते हैं। अब बताइए इस पे क्या कहेंगे आप? ना, ये तो खैर ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है इस तरह का तो होना नहीं चाहिए। लेकिन मेरा जवाब नहीं था, ग्रोक ने कहा था। नहीं, वो तो ठीक कहा था वो। हाँ। मेरा अपना मानना ये है कि देखिए, आरएसएस, अब मान के ये लोग चल रहे थे कि आरएसएस से इनकी दूरी बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ के अकलमंदी की, खुद नागपुर गए, सरसंघ चालक की तारीफ की, अभी सरसंघ चालक के जन्मदिन पर जगह जगह लिखे, इसलिए इन्होंने काफी दूसरा, ये संघ के लोगों को बुला के उनसे सलाह करना, ये सब चीज मुझे लग नहीं रहा है कि इस तरह की स्थिति कभी भारत में आएगी कि कोई आदमी लाठी लेके कहेगा सड़क पे आ जाओ। ये ऐसा। चलिए, तो मिश्रा जी आप मेरे चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और जल्दी आएंगे इस तरह के मुद्दों के साथ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। इंतजार कीजिए नई वीडियो का, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ।
माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।